Hello, Assalamu alaikum. Today's topic is stylistic devices and their effects. So, stylistic devices like alliteration क्या होती है कि initial consonant sound है वो repeat किया गया। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ये रीडर की अटेंशन ग्रैब करता है और एक मूड क्रिएट कर देता है। लाइक स साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो एक स्नेक लाइक क्वालिटी ऑफ हिजिंग जो है वो माइंड में आ जाती है। परहैप्स द स्लाइनेस ऑफ द नरेटर। फिर सेकंड पे एनाफोरा आ जाता है। एनाफोरा होती है कि फर्स्ट पार्ट जो पार्ट होता है ना सेंटेंस का वो रिपीट हो रहा हो। अब ये रेपिटेशन की काइंड ही है। अब इससे फॉर एग्जांपल द बिगिनिंग ऑफ द विजडम इज साइलेंस, द सेकंड स्टेप इज लिसनिंग। सो द आर द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड द इन बोथ सेंटेंसेस। और इससे क्या होता है, एम्फेसिस क्रिएट होता है वर्ड्स के ऊपर और एक इमोशनल इफेक्ट लाइक पैशन जो है वो ऑडियंस के अंदर जनरेट होता है। और इसीलिए स्पीचेस के अंदर ये वाली जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर की जाती है जिस और इससे रिदम ऐड होता है और पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है और मेमोरेबल भी होता है। उसके बाद आ जाती है एंटीथेसिस। इसमें होता है कि टू ऑपोजिट आइडियाज एक ही सेंटेंस के अंदर यूज़ किया गया। वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। अब स्मॉल स्टेप एंड जाइंट लीप दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट आइडियाज ना। एक छोटा स्टेप है और एक बहुत बड़ी फलांग है। तो इससे क्या होता है, एम्फेसिस आइडिया को एम्फेसाइज करता है और इसको समझ में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाता है। हमारा पॉइंट क्या है वो समझ लग जाती है इजीली। और सिचुएशन की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम इजीली कन्वे कर सकते हैं। एपिफोरा क्या होती है कि एंडिंग, जैसा एनाफोरा होती है कि सेंटेंस के स्टार्ट में रेपिटेशन होती है, एपिफोरा में एंडिंग वर्ड्स की रेपिटेशन हो रही होती है। आई एम एन अमेरिकन, ही इज एन अमेरिकन, एवरीबडी इज एन अमेरिकन। सो एन अमेरिकन इज रिपीटेड हियर एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। इट एम्फसाइज वर्ड्स इन द मैसेज वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं और एक यूनिक रिदम आ जाता है टेक्स्ट के अंदर। उसके अलावा इम्पोर्टेंस भी आ रही है ना, अमेरिका की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। अमेरिकन, बीइंग एन अमेरिकन इट्स इम्पोर्टेंट एंड लाइक टू टू बी प्राउड एट। सो यहाँ पर इस सेंस में आ रहा है। फिर हाइपरबली आ गई, जैसे एग्जेजरेशन ऑफ आइडियाज कह देते हैं, यानी बढ़ा चढ़ा के मुबालगा राइट जिसको उर्दू में कहते हैं। इससे क्या होता है कि एक अम्यूजिंग इफेक्ट आ जाता है। लाइक अब मैं कहूँ कि मैंने इतना खा लिया मैं तो फटने लगी हूँ। अब ये लाइक वी कांट एक्सप्लोर ना, तो वो तो बॉम्ब से ही हो सकता है, खाने से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जेजरेट किया गया, एक म्यूजिंग इफेक्ट आ गया, एक कंट्रास्ट भी इससे लेकिन हम ना हाइपरबली के साथ क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज को हम इतना बढ़ा के एग्जेजरेट करके बताते हैं और दूसरे के कोई इतनी अटेंशन ना दे ना, मतलब उसको छेड़े ना, सिंपली बता दे, तो उससे इम्पोर्टेंस पता लगती है जिसको हमने एग्जेजरेट किया हुआ है। और इसके अलावा हाइपरबली से ना विजुलाइज करने में हेल्प आउट हो जाता है। फिर मेटाफर आ जाते हैं। मेटाफर और सिमिली, अब दोनों में कंपेयर हो रही होती है दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन, लेकिन सिमिली में लाइक एंड एज को यूज़ करते हैं, हम मेटाफर में नहीं यूज़ करते। अब दोनों का काम क्या है, दोनों एक तरह से रीडर को सोचने, मतलब डिफरेंट तरीके से सोच सके ना। एक आ जाएगा ही इज़ लाइक अ स्टार, लाइक वो सितारे की तरह है, और एक है कि वो तो सितारा ही है। तो एक बात को मुख्तलिफ तरीके से समझाने के लिए या समझने के लिए जो है ये दोनों टर्म्स यूज़ की जाती हैं। एक इमेज जो है रीडर के माइंड में आ जाती है और इजी हो जाता है समझना कि रीडर असल में जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है। और ये ज़्यादातर ऐसे सिमिली के ऊपर क्या होता है कि वो इस मीनिंग को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। फिर आ जाता है ओनोमेटोपिया। अब इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स साउंड्स, मतलब अब नेचुरल जो साउंड है उन्हीं से वर्ड्स बना दिए जाएं। लाइक म्याऊ, म्याऊ तो कैट की, बिल्ली की आवाज़ है ना, लेकिन उसको हम लिख भी म्याऊ ही रहे हैं। द डॉग बार्क, और कुत्ता भौंक रहा है, बार्क वैसे आ जाएगा। बऊ बऊ आ जाता है। बजिंग या हिजिंग साउंड जो स्नेक की आ रही होती है। तो यहाँ पर
जो रीजनल साउंड्स होते हैं, नेचुरल साउंड्स, उनको उन्हीं के वर्ड्स बना दिए जाए तो उसको ओनोमेटोपिया कहते हैं। अब इससे क्या होता है कि रीडर, अब अगर हम म्याऊं बोल रहे हैं ना, तो फिर रीडर एक तरह से सुनेगा भी वो आवाज़ ना कि ये वाली बोली जा रही है, और एक तरह से ऑथर की दुनिया में आके वो चीज़ को समझ सकेगा रीडर कि अच्छा ये इस तरह हो रहा है, ये इस तरह कह रहे हैं, और एक इमेजरी टाइप क्रिएट हो जाएगी। पैरेललिज्म आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंटेंट जो होते हैं सेंटेंसेस के अंदर ग्रामेटिकली भी सेम हो सकती है, उनके साउंड सेम हो सकते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन सेम हो सकती है, कुछ भी रेपिटेशन हो रही है अगर सेंटेंसेस के स्टार्ट में, तो उसको हम पैरेललिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक फादर, लाइक सन। अब दो फ्रेजेस थे, उसके अंदर सेम ही साउंड, सेम ही वर्ड रिपीट हुए। अब फिर आगे आ जाएगा, दे गॉट टुगेदर एंड टॉक्ड, लाफ्ड एंड गिगल्ड। अब ई डिजिट साउंड एंड पे आ रहा है, हमें पता लग रहा है पास्ट फॉर्म है, तो ये भी एक ग्रामेटिकली सेम कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो इनसे क्या होता है कि पैरेललिज्म असल में रिदम सेंटेंसेस को देता है, और लिटरेचर के अंदर एक मैसेज कन्वे करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एक तरह से परसुएसिव भी होती है, क्योंकि एक आइडिया को हमने एम्फेसिस किया है, और इसकी वजह से लोग परसुएड भी होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर के थ्रू, और मेमोरेबल ज़्यादा, मतलब हम इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं पर्सोनिफिकेशन। अगर हम बेजान या फिर जानवरों को या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को या किसी भी तरीके के आइडियाज़ को अगर हम नाम देने, वो वाली फीलिंग्स देने लग जाए जो हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनको उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। लाइक द स्काई वीप्स। अब आसमान तो नहीं ना रोता, ये तो रोना तो क्वालिटी है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हमने एक बेजान चीज़ को जब ये कैरेक्टरिस्टिक दे दी है तो वो पर्सोनिफिकेशन आ जाती है। इससे अब रीडर जो है एम्पथाइज कर सकते हैं नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स के साथ भी। अब हमें ये तो पता है कि हमने ह्यूमंस के साथ किस तरह उनकी एम्पैथी जनरेट करनी है, लेकिन नॉन ह्यूमंस के साथ कैसे करनी है, पर्सोनिफिकेशन के थ्रू। और एक तरह से बहुत डीपर मीनिंग भी आ जाता है पर्सोनिफिकेशन के थ्रू ना राइटिंग के अंदर। फिर आ जाएगी रेपिटेशन, रिपीटिंग वर्ड्स या फ्रेजेस जो आ जाएंगी, और इसकी डिफरेंट टाइप्स है जैसे हमने एनाफोर एंड एपिफोर अभी पढ़ी हुई है। अब रेपिटेशन से ये क्या होता है कि रीडर की अटेंशन ग्रैब होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिपीटिंग अ लाइन, ठीक है, उससे एक एम्फेसिस भी क्रिएट हुआ है और रिदम भी क्रिएट हुआ है। सेम वर्ड है, सेम सेंटेंस भी अगर आ रहे हैं तो उससे टेंशन आ रही है। रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके लिए हम आंसर नहीं मांग रहे होते हैं, और इससे एम्फेसिस आ जाता है कि कोई पॉइंट है, आइडिया है, उसको हम कहें कि दुनिया कितनी ख़राब है ना, दुनिया कितनी ख़राब है ना, क्या दुनिया बहुत ख़राब है। अब ये देखो, पहले हमने स्टेटमेंट दी ना, दुनिया बहुत ख़राब है। अब यहाँ पे कहती है क्या दुनिया बहुत ख़राब है। अब ऑब्वियसली हाँ ना तो आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे राइटर जो है वो पूछ नहीं रहा हाँ या ना, वो वैसे ही एक तरीके का पॉइंट अपना देना चाह रहा है, एम्फेसाइज करना चाह रहा है, तो वो रिटोरिकल क्वेश्चन की फॉर्म में करेगा, और ताकि उसका इफेक्ट ज़्यादा हो, और इससे लोग परसुएड होते हैं ज़्यादा इस टेक्निक के थ्रू। फिर सिनेक्टिव किया आ जाएगा, इससे इसका होता है कि पार्ट ऑफ द होल या फिर होल ऑफ द पार्ट। अब क्या होता है कि हम पूरी चीज़ की बजाय उसकी किसी एक पार्ट का नाम ले दें, या किसी एक पार्ट का नाम लेना है हम तो पूरी चीज़ का नाम ले दें, तो इसको सिनेक्टिव कहते हैं। जिस तरह कि व्हील्स टू रेफर टू अ कार, ठीक है, और व्हील्स कह दें, लाइक आई बॉट न्यू व्हील्स। अब व्हील्स का ये मतलब नहीं है कि मैंने नए टायर खरीदे, इसका मतलब है मैंने नई गाड़ी खरीदी है। लाइक इट कैन बी बाइक ऑल्सो, बट मोस्टली कार। और ब्रेड, आई बाय अ ब्रेड, ब्रेड, वी हैव टू अर्न मनी टू अर्न ब्रेड, टू बाय ब्रेड। अब यहाँ पे ब्रेड का मतलब वो वही वाली ब्रेड नहीं, ऑब्वियसली वो भी आ सकती है, लेकिन फूड आएगा यहाँ पर। अब इससे क्या होगी, सिंबलिज्म आ जाती है। अब राइटिंग जो है वो कंसाइज भी होगी, रीडर्स इंगेज भी हो गए, और एक डीपर मीनिंग भी चला गया कि किस चीज़ को वर्ड रेफर कर रहा है, तो उनको सोचना भी पड़ेगा ना, अच्छा यहाँ पे इनका मतलब ये है। और एक तरह से कोलोकियल इनफॉर्मल सी थोड़ी सी लैंग्वेज आ जाएगी, और इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है तो ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है, फॉर्मल लैंग्वेज थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है ऑब्वियसली। फिर मेटोनिमी आ जाएगा, इसमें आ जाता है कि when name of something replaced with
name of something else that associated with it. पहली सिनेक्ट कि मैं क्या था वो उस चीज का हिस्सा है, लेकिन मेटोनिम मेटोनिमी में क्या होगा कि उससे एसोसिएटेड समथिंग है। अब यहाँ पे पावर है, पावर के साथ हमारे पास क्राउन आता है, ठीक है, तो उसको रेफर करने के लिए कहेंगे कि ही गॉट द क्राउन, इसका मतलब है कि ही गॉट द पावर। या फिर मुझे वो कुर्सी चाहिए, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए। अब ये तो नहीं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जो कुर्सी लगी मुझे वो चाहिए, नो, आई वॉन्ट द पावर द प्राइम मिनिस्टर हैज, I want the reputation of the prime minister, I want to be a prime minister। तो ये रेफर कर रहा होता है। तो इससे एक सिंबलिज्म क्रिएट हुआ, एक डीपर मीनिंग था जिसको समझना पड़ा वर्ड्स को, तो रीडर की टेंशन आई है। फिर आ जाती है इंजॉयमेंट। पोइट्री के अंदर सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर अगर कंटिन्यू हो तो उसको हम इंजॉयमेंट कहते हैं, यानी कि एक वर्ड्स के अंदर ही वो बातें खत्म हुई, उसको हमने आगे तक कंटिन्यू रखा है। इससे पोएम में रिदम, फास्टर रिदम आ जाता है ना, कि पेस जो है बहुत तेज है। इसी आता है, एक तो सरप्राइज भी आ जाता है कि रीडर में ना क्यूरियोसिटी आती है कि अच्छा नेक्स्ट लाइन में क्या, तो वो तेज तेज पढ़ता है। तो फास्ट पेस ऑब्वियस जैसे हमने देखा है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है। इनफॉर्मल लैंग्वेज आ जाएगी, पर्सनल या क्लोकियल सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज आ जाती है। इससे क्या होता है, कैजुअल और रिलैक्स राइटिंग होती है और एक क्लोज रिलेशनशिप जनरेट हो जाता है रीडर के दरमियान में और जो राइटर ऑथर है असल में वो क्या कहना चाह रहे हैं। इट्स स्पीकिंग एट आवर लेवल, मतलब हमारे लेवल पे आके बात हो रही है। फॉर्मल लैंग्वेज डोंट यूज कोलोकियलिज्म या फिर कंट्रैक्शंस नहीं यूज होती, फर्स्ट पर्सन ही यूज होता है। आए नहीं कर सकते, आए वो ही नहीं कर सकते हम। एक तरह से अथॉरिटेटिव और पावरफुल लैंग्वेज आ जाएगी। क्या जाता है परफेक्ट राइम। अब फाइनल स्ट्रेस वॉल जो होती हैं और ऑल द नेक्स्ट साउंड, अब वॉल स्ट्रेस वॉल्स और जो अगले साउंड्स हैं वो सारे आइडेंटिकल हों, उसको हम परफेक्ट राइम कहते हैं। लाइक माइंड एंड काइंड, IND, आइंड आइंड दोनों में सेम है, क और म जो है वो डिफरेंट आ रहा है, इसको कहेंगे परफेक्ट राइम। और इससे क्या होगा कि रिदम आती है पोएट्री के अंदर, एम्फेसाइज कर पाते हैं सर्टेन वर्ड्स के ऊपर। और इससे ये भी पता लगता है कि स्टेंजा और कपलेट जो है ना भाई यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। और म्यूजिकल क्वालिटी पे आ जा रही है इसके अंदर। फिर आ जाता है हाफ राइम। अब एंडिंग कॉन्सोनेंट तो मैच कर रहे हैं लेकिन उससे पहले जो वॉल्स हैं वो मैच नहीं करे, लाइक होल्ड एंड बार्ड, ल साउंड एंड ड साउंड दोनों में सेम है, लेकिन उससे पहले जो न्यूक्लियस हमारा आ जाएगा यानी वॉल साउंड आएगा वो दोनों में डिफरेंट है, ओ एंड अ। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे हाफ राइम। इससे हमारे पास एक तो वैरायटी ऑफ वर्ड्स आ गया और दूसरा रीडर जो होगा वो सरप्राइज होगा क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ये वाला वर्ड। फिर आ जाता है इंटरनल राइम। अब राइमिंग एक हम एंड पे तो होती है वर्सेस के, लेकिन कभी कभी सेंटेंसेस के दरमियान में भी वर्सेस के सेंटर के अंदर भी आ जाती है, लाइंस के अंदर भी आ जाती है, मतलब मिड में या कहीं पे भी वर्ड्स की जो राइमिंग है वो जनरेट हो रही हो। इससे क्या होता है कि म्यूजिकल क्वालिटी इंक्रीज होती है और बहुत ओवरली राइमिंग भी नहीं हो रही होती or obvious in its rhyme scheme. For example, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping. Napping and tapping. Same sentence, same line, same वर्ड्स और जी हमारे पास राइमिंग हो गई है। फिर आ जाएगा शॉर्ट और लॉन्ग सेंटेंस। अब शॉर्ट सेंटेंसेस जो होते हैं वो थोड़े अथॉरिटेटिव हो सकते हैं कि ऑर्डर हो रहा है दिया जा रहा है, लेकिन इससे क्लैरिटी भी ज़्यादा आ जाती है। लॉन्ग सेंटेंसेस के अंदर होता है थोड़ा फॉर्मल जैसा बात करें, लेकिन कन्वर्सेशन जो होती है तब भी तो लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, इनफॉर्मल या फॉर्मल। फिर आ जाएगा हमारे पास एपोसियोपिसिस। इसमें क्या आ जाता है कि स्पीच में सडन ब्रेक आ जाए और इसको हम रिटन में ना डैश वगैरह के थ्रू पता लगता है। इससे स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट होते हैं और रीडर को पता लग जाता है कि यहाँ पर भी सेंटेंस खत्म हो गया, खुद से समझ गया। इमेजरी या उनकी आगे हम टाइप्स भी देखेंगे, इमेजरी किस किस तरह से क्रिएट की जाती है। सॉरी, ऑडिटरी इमेजरी, इसमें क्या होता है स्पेसिफिक साउंड जो हैं स्टोरी के अंदर हो रही है, मतलब कुछ आवाज़ें आ रही हैं कहानी के अंदर, उन्हीं को हम यूज़ करें तो वो ऑडिटरी इमेजरी है। ऑनोमेटोपोइया इसकी एग्जांपल आ सकती है।
अब जो भी सारी हम इमेजरी पढ़ रहे हैं ना, इसका मकसद यही है कि पिक्चर एक रीडर के माइंड में क्रिएट हो और टेक्स्ट जो है वो रीडर के लिए एक अच्छे से उसको ऑब्जॉर्व कर सके और समझ सके कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है। अब लिखा हुआ द डॉग howled at the moon. She could hear the clang of pots and pans among the quiet murmur of her children. So ये जो onomatopoeia वर्ड्स हैं यूज किए गए लाइक हाउल, क्लैंग और मरमर वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर है ऑडिटरी इमेजरी। फिर आ जाएगी ऑल्फैक्टरी इमेजरी। इसका आ जाता है कि पर्टिकुलर टेस्ट को अगर हम डिस्क्राइब जब कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इमेजरी। फॉर एग्जांपल, he could smell the rich sweetness of the chocolate cake. रिच और स्वीटनेस, स्मेल, ये सब कुछ आ गया, तो ये टेस्ट थोड़ा सा आता है ना कि मतलब हाय मजे का चॉकलेट केक। तो ये इमेजरी थी जो राइटर ने क्रिएट किया। विजुअल इमेजरी, अब इसमें सेंस ऑफ साइट आ जाएगी ना उसको अपील करने के लिए। द ह्यूज ऑफ द ब्राइट फिश ग्लिंटेड इन द सन लाइक ब्राइट पर्ल्स। अब ये जो सारी चीज़ें पर्ल्स की तरह वो शाइन करें, सन और ब्राइट फिश, ह्यूज, सब कुछ जो मिलकर है ना एक इमेज, विजुअल इमेज क्रिएट करते कि ऐसा सीन हो रहा है। फिर आ जाता है गस्टेटरी। अब ये भी टेस्ट ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसमें है पर्टिकुलर टेस्ट, इसमें सिर्फ टेस्ट को बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी टेस्टेड द स्वीट शुगरी कोटिंग एंड शी च्यूड द डोनट। ठीक है, उसने शुगरी कोटिंग टेस्ट की और उसने जो डोनट था उसको चबाया। फिर आ जाता है टेक्टाइल इमेजरी। टेक्टाइल इमेजरी के अंदर आ जाता है सेंस ऑफ टच। When she put her hands in the ice cold water, it felt like 1,000 needles were pricking her fingers and palms. अब हम जब पढ़े होते हैं ना तो हमें लगता है कि भाई जैसे हमारे भी 1,000 needles चुभ रही है कि ठंडे पानी के उसके अंदर हाथ डाल दिए, और इस तरह की जो फीलिंग आती है ना सेंस ऑफ टच। किनेस्थेटिक इमेजरी, इसमें मूवमेंट के ऊपर आ जाते हैं, एक्शन क्या करें ऑब्जेक्ट या पीपल उसके ऊपर। द डॉग विग्ड हिज टेल। अब यानी कि डॉग जो है वो अपनी जो दुम है वो हिला रहा है, और his tail energetically and bounded towards the door and clawing it with his paws. अब यहाँ पर एक मूवमेंट आई कि अपनी दुम हिलाते हुए वो बहुत तेजी से गया दरवाजे की तरफ, और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर अपने पंजों के थ्रू। तो एक काइनेस्थेटिक इमेजरी हमारे सामने क्रिएट हो गई। हाइपोफोरा आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रेज हुआ और उसका फौरन आंसर कर दिया। अब इसमें रिटोरिकल क्वेश्चन और इसमें फ़र्क होता है। हाइपोफोरा में रिटोरिकल क्वेश्चन में आंसर कोई होता भी नहीं और वो मांग भी नहीं रहे होते, क्योंकि वो एक तरह से स्टेटमेंट ही होती है, बस उसके एंड पे उसको क्वेश्चन की तरह लिखा जाता है। हाइपोफोरा के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन किया खुद ही आंसर करती है। इससे क्यूरियोसिटी जो होती है वो क्रिएट होती है और अटेंशन जनरेट होती है। जब हमने न्यू टॉपिक या डिस्कशन की तरफ जाना होता है तो हम हाइपोफोरा का यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट इसी तरह होता है कि जिस तरह ऑथर की कन्वर्सेशन हो रही है अपने ऑडियंस के साथ। एनास्ट्रॉफ आ जाएगा यहाँ पे कि हम स्ट्रक्चर है सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसको चेंज करके यूज़ करें और अनयूजुअल से ग्रामेटिकल ऑर्डर क्रिएट कर दें, बना दें, लाइक इवन एवरीथिंग यूडा सेज। ठीक है, अब यहाँ पर आना चाहिए था ट्रूली वंडरफुल द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज। अब ये थोड़ा अनयूजुअल सा ग्रामेटिकल ऑर्डर है लेकिन यूज़ किया गया है। इससे क्या होता है कि अक्लमंद, थोड़ा सा वाइज साउंड करने के लिए और थोड़ा मोर प्रोफाउंड बनाने के लिए उसको, और ताकि रीडर उसको थोड़ा लंबा सोच सके ज़्यादा देर तक। ये नहीं कि सुने और बस दिमाग से बात निकल गई, नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानी ही चाहिए बात भाई, फिर ही तो मज़ा है, वरना क्या फ़ायदा आप बोली जा रहे हो। फिर आ जाता है ट्राइकोलन। अब यहाँ पे सीरीज आ जाएगी 3 पैरेलल वर्ड्स की, फ्रेजेस की या क्लॉजेस की। अब इसमें ये इसलिए होता है ताकि मेमोरेबल वे में इसको बोला जा सके। फिर आ जाता है क्वेस्टियो, QUAESTIO। इसमें क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा, मतलब क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको कहते हैं। फिर आ जाता है सिंथेटिक पर्सनलाइजेशन। इसमें फेक रिलेशनशिप जनरेट होता है ऑडियंस और ऑथर के दरमियान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टाइलिस्टिक डिवाइस है पोलीसिंथेटोन, पोली
SYNDETON. When you keep using an but or in a sentence to make it super long, अब इसमें लंबा बनाने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई रैन एंड एड फूड एंड सैंग एंड लाफ्ड एंड एड अगेन. मतलब अर्जेंसी बता रहे हैं कि तेजी तेजी से सब कुछ हो रहा है. मैं भागा, मैंने खाना खाया, मैंने गाना गाया, मैं हंसा, मैंने फिर खाना खाया और बात कंटिन्यू की. इस तरह की जो हम तेज तेज जो होती है ना, तो ये एक अर्जेंसी बता रही है और हमारा पैशन बता रहा था. मैं आई, मैं उठी, मैंने पढ़ा, मैंने फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा, मैंने नेक्स्ट बुक खोली, मैंने नेक्स्ट स्टाइलिस्टिक डिवाइस पढ़ी, फिर मैं दोबारा से खाना खाया, फिर मैंने अगली बुक खोली और मैंने न्यू स्टाइलिस्टिक इमेजरी को पढ़ा. तो इस तरह की जो बात होती है ना, लंबी लंबी हम कर छोड़ते हैं और अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, तो वो इसमें आ जाएगी. Thank you so much for watching the video and for listening me. If you like the video, please like, comment and share it. Thank you.